जैसे कि आप लोग देख रहे हैं एमटी ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग एक कैरेक्टर को प्रिंट करेंगे यूजिंग द असेंबली लैंग्वेज। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि असेंबली लैंग्वेज रजिस्टर्स पे काम करती है। तो सबसे पहले हम लोग उन चीज़ों को देखेंगे जो कि हम इस प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं रजिस्टर्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग 4 रजिस्टर्स पे काम करेंगे, AX, BX, CX एंड DX। इन चारों रजिस्टर्स को हम बोलते हैं डेटा रजिस्टर्स। अब इनको डेटा रजिस्टर्स किस लिए बोलते हैं? क्योंकि हम इसमें टेम्पररी डेटा स्टोर करते हैं AX, BX, CX एंड DX के अंदर। तो देख लेते हैं AX हमारा किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। AX हमारे पास डिवाइड होता है AL एंड AH के अंदर। बेसिकली ये यूज़ होता है CPU को बताने के लिए कि तुम्हें क्या करना है। इसके पास जो डेटा होगी वो CPU को बताएगी कि तुम्हें कौन सी चीज़ परफॉर्म करनी है। उसके बाद आता है हमारे पास BX सिंपल हमारे पास डेटा स्टोरेज पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। BX जो है हमारे पास फर्दर डिवाइड होता है BL के अंदर। अब BX और BL के अंदर क्या डिफरेंट है? ये रजिस्टर सेम ही है, लेकिन BX के अंदर हम बड़ी डेटा स्टोर करते हैं और BL के अंदर हम छोटी डेटा स्टोर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारे पास स्ट्रिंग आ गई तो हम वो BX के अंदर स्टोर करेंगे, और अगर हमारे पास एक कैरेक्टर आ गया तो वो हम BL के अंदर स्टोर करेंगे। तो ये हम यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास मेमोरी जो है वो ज़्यादा कंज्यूम ना हो। और CX जो है वो भी हमारे पास डेटा स्टोरेज पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। और जो DX है वो भी हमारे पास डिवाइड होता है दो पार्ट्स में, DL एंड DX। इसका भी सेम ही पर्पज़ है, लेकिन जो DX है इसका एक और पर्पज़ है जो कि मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। जब भी कोई इंटरप्ट कॉल होती है तो CPU सबसे पहले जाता है AL के अंदर, जो कि हमने पहले पढ़ा। AL से पूछता है कि मुझे करना क्या है, तुम मुझे इंस्ट्रक्शन बताओ मुझे करना क्या है। फिर जैसे ही फॉर एग्जांपल वो उसको बताता है कि तुम्हें कोई आउटपुट परफॉर्म करना है, तो वो डायरेक्ट आता है DX के पास। उससे पूछता है कि तुम्हारे पास क्या चीज़ पड़ी हुई है मुझे दो, ताकि मैं आउटपुट दे सकूँ। तो DX के पास जो भी डेटा पड़ी होगी वो देगा सेंट्रल CPU के अंदर, वो CPU आउटपुट हमें परफॉर्म करके देगा। उसके पास हमारे पास दूसरी चीज़ आ जाती है स्टेटमेंट्स। तो इस प्रोग्राम के अंदर हम एक ही स्टेटमेंट यूज़ करेंगे जिसको हम बोलते हैं मूव का सिंटेक्स क्या है? मूव अपने साथ एक डेस्टिनेशन लेता है और एक सोर्स लेता है। इसका काम क्या है? सोर्स से डेटा लेकर डेस्टिनेशन पे पहुंचाना। फॉर एग्जांपल मूव जो है वो काम करता है रजिस्टर्स और नंबर्स के अंदर। जैसे हमारे पास हो गया मूव DL02। यहाँ पर जो 02 है वो बेसिकली हमारे पास एक सोर्स है, और जो DL है वो हमारे पास डेस्टिनेशन है। इस मूव का स्टेटमेंट का क्या काम है कि 02 को DL के अंदर मूव करवाना। और जैसे ही हमारे पास दूसरी चीज़ है मूव DL, BL। अब ये स्टेटमेंट क्या करिए कि BL के रजिस्टर में जो भी डेटा पड़ी हुई है वो DL के रजिस्टर पे मूव करवा दो। तो ये यहाँ पर जो मूव की स्टेटमेंट है वो हम रजिस्टर और नंबर के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं, और मूव की डेटा हम रजिस्टर टू रजिस्टर भी परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिक सिंटेक्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि असेंबली लैंग्वेज का भी अपना एक बेसिक सिंटेक्स होता है। जैसे कि हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस का हो गया, लाइक C++ का अपना एक सिंटेक्स होता है और जावा का एक अपना सिंटेक्स होता है। तो इसी तरह असेंबली का भी एक अपना सिंटेक्स होता है जो कि हमें याद करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं डॉट मॉडल की तरफ। अब डॉट मॉडल क्या करता है? डिटरमाइन द साइज ऑफ डेटा एंड कोड अ प्रोग्राम। ये क्या करता है कि जो भी हम कोड लिखते हैं उसकी डेटा कितनी होगी वो अपने पास स्टोर करता है डॉट मॉडल। और यहाँ पे हमने स्मॉल दिए, मतलब कि हम छोटी लेवल पे अपना कोड करेंगे, इसकी साइज़ कितनी होगी? स्मॉल की होगी। और दूसरा हमारे पास आ जाते हैं 3 और सेगमेंट्स, स्टैक, डेटा एंड कोड। ये तीनों हमारे पास मशीन प्रोग्राम के अंदर आते हैं। जब भी कोई मशीन के अंदर प्रोग्राम रन होता है तो उनके अंदर ये तीन सेगमेंट्स लाजमी आते हैं। एक स्टैक होता है, एक डेटा होता है और कोड आता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टैक का क्या काम है। स्टैक अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी टू स्टोर स्टैक।
अब ब्लॉक ऑफ मेमोरी होती है जो कि स्टैक अपने पास स्टोर करता है, और स्टैक अपने साथ एक ऑप्शनल मेमोरी लेता है। जैसे यहाँ पे हमने डिफाइन की हुई है 100H। अब यहाँ पे H क्यों है? क्योंकि हम बता रहे हैं कि ये जो मेमोरी हमने डिफाइन की हुई है वो हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर हमने डिफाइन की हुई है। दूसरा हमारे पास आता है डॉट डेटा। अब डॉट डेटा सेगमेंट का क्या काम है? जो भी हम वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे, वो सारा काम हम किस में करेंगे? डॉट डेटा के अंदर करेंगे। तो डॉट डेटा हमारे पास इस काम के लिए यूज होता है। उसके बाद हमारे पास आता है डॉट कोड सेगमेंट। द कोड सेगमेंट कंटेन्स अ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। अब इसके अंदर हम प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन लिखते हैं और सीपीयू को बताते हैं कि तुम्हें करना क्या है। तो डॉट कोड के अंदर हम प्रोसीजर्स बनाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे एक मेन नाम का एक प्रोसीजर बना हुआ है। इनसाइड अ कोड सेगमेंट इंस्ट्रक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड एज अ प्रोसीजर्स। सिंटैक्स इसका जो है वो है नेम प्रोसीजर, और उसके साथ ये बॉडी लेता है। जैसे ही वो बॉडी लेता है उसको एंड करने के लिए नाम के साथ एंड पी लिखते हैं हम लोग, तो हमारे पास ये प्रोसीजर ऑफ हो जाता है। तो प्रोसीजर के अंदर हमारे पास ये 3 लाइन्स आ जाती हैं। अब ये 3 लाइन बेसिकली क्या काम कर रही है? ये एक करेक्टर को कंसोल पे प्रिंट करवा रही है। अब वो कैसे करवा रही है उसको ज़रा देख लेते हैं। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि मूव AH02 एक स्टेटमेंट है जो कि एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक वो मूव करवाती है डेटा को। तो यहाँ पे मूव AH02 है, इसका मतलब कि 02 एक सोर्स है जो कि AH डेस्टिनेशन में मूव होना है। अब 02 ही क्यों मूव होना है? क्योंकि 02 CPU को बताता है कि तुम्हें आउटपुट परफॉर्म करना है, इसीलिए हम 02 यूज़ करते हैं यहाँ पे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मूव DL, ए। अब यहाँ पे हमने ए कोटेशन में क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि असेंबली लैंग्वेज जो है वो आस्की कैरेक्टर्स पे काम करती है, कि जब भी हम एक कैरेक्टर को सिंगल कोटेशन के अंदर रखते हैं को वो एक आस्की कैरेक्टर लेता है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि ए का जो आस्की कैरेक्टर है वो DL रजिस्टर्स के अंदर मूव करवा रहे हैं ताकि हम DL से डेटा को प्रिंट करवा सकें। उसके बाद हमने एक इंटरप्ट कॉल किया, इंटरप्ट 21H। अब ये क्या है? एक इंटरप्ट जनरेट करता है सेंट्रल CPU को कि तुम्हें अब कुछ काम परफॉर्म करना है। जैसे ही ये इंटरप्ट कॉल होता है तो क्या होता है? CPU जाता है AH के पास। जैसे ही AH के पास गया उसको बोलता है मुझे इंस्ट्रक्शन दो, मुझे करना क्या है। अब वो उसको देगा 02, मतलब तुम्हें आउटपुट परफॉर्म करना है। अब आउटपुट परफॉर्म करने के लिए ये जाएगा सीधा DL के पास। DL के पास गया, उसको बोलेगा कि तुम्हारे पास जो भी चीज़ पड़ी हुई है मुझे दो ताकि मैं कंसोल पे प्रिंट कर सकूं। तो DL के पास पड़ा होगा एक करेक्टर, आस्की करेक्टर ऑफ ए। तो वो उसको देगा CPU को कि मेरे पास ये पड़ा हुआ है, ये प्रिंट कर दो। तो वो उठा के वो प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे ये कोड हमें ए प्रिंट करके देगा। अब जब हमारे पास ए प्रिंट हो गया, तो जैसे ही हमारे पास ए प्रिंट हो गया तो ये जो नीचे वाली 2 लाइन से ये बेसिकली क्या काम कर रही है, इनको ज़रा देख लेते हैं। ये करवा रही है मूव AH, 4CH, मतलब 4CH को AH के अंदर मूव करवा रही है। क्यों मूव करवा रही है? कि 4CH एक कमांड है जो कि कंट्रोल रिटर्न करता है ID को, जिस ID के अंदर आप काम कर रहे हैं। कैसे? अगर आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं उसके अंदर ये स्टेटमेंट नहीं देते तो क्या होगा कि आपका प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट होगा लेकिन लास्ट में वो आउटपुट देकर वापस कंट्रोल रिटर्न नहीं करेगा आईडी को। इसका मतलब आप दोबारा से उसी चीज़ पे काम नहीं कर सकते तब तक जब तक आप आईडी को कैंसिल करके दोबारा से रन ना करें। जैसे हमारे पास डॉक्स बॉक्स की आईडी हो गई जिसके अंदर हम असेंबली लैंग्वेज का कोड करते हैं। यहाँ पे सिंपल इंटरप्ट कॉल कर रहा है कि तुम्हें कुछ करना है तो वो जाएगा AH के पास और वहाँ पे उसको CH मिल गया, 4CH। इसका मतलब तुम्हें कंट्रोल रिटर्न करना है किसको? ID को। एंड में यहाँ पे क्या काम कर रहा है कि एंड कोड सेगमेंट को एंड करा रहा है और उसको बता रहा है कि हमारा कोड यहाँ तक एंड हो गया, हमारा प्रोग्राम यहाँ तक एंड हो गया। तो हम चलते हैं डॉक्स बॉक्स की तरफ और रन करके देखते हैं अपने प्रोग्राम को कि वो कैसे रन करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे जिसकी कमांड है एडिट और यहाँ पे फाइल का नाम देते हैं, हम दे रहे हैं करेक्टर .azm
जो है वो असेंबली फाइल की एक्सटेंशन है .exam। तो हमें करेक्टर .exam फाइल, करेक्टर एक नाम है फाइल का और .exam उसकी एक्सटेंशन है। तो इंटर करेंगे तो हमारी एक फ़ाइल क्रिएट हो गई जिसका नाम है करेक्टर.exam। तो इस फाइल को हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। फाइल में जाएंगे और यहाँ से सेव कर देंगे। उसके बाद फाइल में जाकर इसको एग्ज़िट कर देंगे तो ये फाइल हमारी क्रिएट हो गई। अब हम जाएंगे अपनी सी फाइल के अंदर, सी ड्राइव के अंदर जाएंगे हम लोग। सी ड्राइव के अंदर मैसिव का फोल्डर होगा, उसके अंदर जाएंगे तो हमारे पास ये एक करेक्टर की फाइल मिल गई हमारे पास। इसको जब इंटर करेंगे तो ये हमारे पास एक एम्प्टी फाइल बन गई। तो जल्दी से मैं अपना वही कोड इसमें लिख लेता हूँ। तो ये हमारे पास एक कोड रेडी हो गया है। इसको हम सेव कर लेते हैं और हम जाते हैं अपने डॉक्स बॉक्स की तरफ और इसको हम दोबारा से देख लेते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम इसमें एडिट हुआ है या नहीं हुआ। तो इसको सिंपली हम वही कमांड देंगे, एडिट करेंगे। तो एडिट करेंगे तो ये हमारा कोड इसके अंदर आ चुका है। इस फाइल को हम कर लेते हैं एग्जिट और इसको रन करके देखते हैं कि क्या चीज़ परफॉर्म हो रही है। तो इस फाइल को रन करने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है मैसम और उस फाइल का नाम जो कि हमने दिया था character.asm। तो इंटर कर लेते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास फाइल जनरेट हो गई और इसके हमारे पास वार्निंग एरर 0 है और सर्व एरर भी हमारे पास 0 है। तो इसका मतलब हमारे पास जो कोड है वो एरर फ्री है। और इसको हम लिंक करवा लेते हैं, लिंक और फाइल का नाम जो भी हमारे फाइल का नाम था। तो हम फाइल का नाम देकर इसको लिंक करवाएंगे तो हमारे पास ये फाइल लिंक हो गई। अब सिंपल हम इस फाइल का नाम देंगे, फाइल का नाम देंगे तो हमारा ये फाइल रन हो जाएगा। और रन होने के बाद इसने हमारे पास एक प्रिंट किया जो कि ए है, जो कि हमने प्रिंट करवाया था ए। तो हमारा ये प्रोग्राम एग्जिट हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।